Hello everyone. Today we will discuss class 9 chapter 6 lines and angles. पिछली क्लास में पिछली वीडियो में आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था। चैप्टर था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था कि लाइंस क्या होती हैं। तो आपने उसमें पढ़ा था कि लाइंस आर ब्रीथलेस लेंथ। व्हाट इज लाइन? व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक डायग्राम लाइन का, ठीक है। लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, जिसकी कोई ब्रीथ नहीं होती। तो हम कह सकते हैं लाइन की प्रॉपर्टीज कि इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा सीधी होती है, और क्या, इट हैज़ नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। और तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इसको दोनों ही डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे इसकी अगर हमें नेमिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सपोज करिए मैंने इस पे 2 पॉइंट्स ले लिए ए बी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो बना दें, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइन ए बी, ठीक है। कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं, या हम इसको स्मॉल लेटर से भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। कोई ऐसे लाइन लिया और इसको दिखा दिया स्मॉल लेटर एल से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। रे क्या होती है? व्हाट इज रे? देखिए, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ line. It has one end point. देखिए, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है। अगर देखिए ऐसे इसको हम डिनोट करें, ठीक है, अगर एंड पॉइंट को ए मान लें और इधर बी, तो रे को हम क्या दिखाएंगे? ए बी, ठीक है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, और एक तरफ एंड पॉइंट है तो मतलब एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट तो है, इसको एंड पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट हैज़ नॉट एंडिंग पॉइंट। इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अच्छा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, जिस डायरेक्शन में इसका एरो है। यानी इसको इधर तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन इधर बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। क्लियर है? और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट, देखिए नाम में ही है लाइन, मीन्स ये भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। ये भी क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होते हैं। इट हैज़ starting and ending point, beginning and ending point। और अब बताइए, क्या इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है या नहीं? पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन।
तो हम क्या इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इसको हम दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं नीड के अनुसार, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको हम दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, ठीक है। या हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इसको सिंपल भी लिख देते हैं, तो अभी ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट को ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, आइए हम जान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए जब भी एक लाइन किसी दूसरी लाइन को इस तरह से काटती है, ठीक है, तो हम इनको इन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन टू आर मोर लाइंस, दो या दो से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं, intersects each other at any point then they are called intersecting lines। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती हों तो हम क्या कहेंगे, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। मतलब ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे से कहीं भी ना मिले, ठीक है। सपोज करिए मैंने यहाँ ले लिया एक ये लाइन ए बी और दूसरा मैंने ले लिया पी क्यू। देखिए ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, ये एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इनकी इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम, व्हेन टू आर मोर लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा लाइन जब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। आइए इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं रफ करके। व्हेन टू आर मोर लाइंस does not intersect at any point, intersect की जगह meet भी लिख सकते हैं, then they are called non intersecting or पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्लियर है, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए जब भी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट इस तरह से आए कि उनको ज्वाइन करने पे एक लाइन फॉर्म हो जाए, उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन फॉर्म हो जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन
देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कहेंगे उनको हम? अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होंगे? सपोज करिए ऐसा पॉइंट मिले आपको, 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, कि उनको ज्वाइन करने पे कोई पॉलीगन बन जाए। क्या बन जाए? कोई पॉलीगन बन जाए। ठीक है, लाइन फॉर्म ना हो, कोई पॉलीगन बन जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एंगल। देखिए, व्हेन टू रेज आर originated from same point, अगर 2 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, देन दे फॉर्म then angle is an angle is formed। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक इधर ये रे ओरिजिनेट हो गई, मान लेते हैं ये OA हो गई, और एक रे इधर ओरिजिनेट हो गई OB। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, और जो रे इस एंगल को फॉर्म करने में इन्वॉल्व हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्म ऑफ एंगल। ये भी क्या है? आर्म ऑफ एंगल। तो एक एंगल को फॉर्म करने में 2 आर्म लगे हैं, 2 भुजाएं लगी हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उसको कहते हैं वर्टेक्स, और जो 2 रेज होती हैं उनको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म ऑफ एंगल, भुजाएं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं कितने तरह के एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? देखिए कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, नाम जैसा है वैसा ही एंगल भी होता है। ऐसा एंगल, कोई भी एंगल है तो वो 2 रे से मिलके ही बनेगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। मान लेते हैं कि ये एंगल अगर x है, ठीक है, तो ये क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए बड़ा का साइन x की तरफ है, मतलब x बड़ा है, और ये देखिए छोटा का साइन x की तरफ है, मतलब x छोटा है। किससे? 90 से। तो ऐसा एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, पहला एक्यूट एंगल 0 से 90 मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री, 89.99 डिग्री तक किस में आएगा? एक्यूट एंगल में आएगा। सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल, जैसे आपसे कोई कहे राइट टर्न,
तो क्या करते हैं आप, पूरा राइट ऐसे घूम जाते हैं, मतलब कितना कितने डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, यानी कोई भी कॉर्नर, जो कॉर्नर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को ये ले लें और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये एंगल क्या है, बी ए सी, सी ए बी। ठीक है, इसी तरह से इसकी नेमिंग करते हैं, ऐसे ही ए ओ बी, बी ओ ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो राइट एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एवरी राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और पिछले चैप्टर में, एक्सियोम्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टॉपिक, इसका थर्ड क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखिए इसका शेप ऐसे होगा एंगल का, देख के ही पता चल जा रहा होगा कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी जो भी एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएंगे वो सभी क्या कहे जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसा एंगल जो एक लाइन फॉर्म करे, यानी जो उसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, सपोज करिए मैंने बना दिया ओ ए ओ बी, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करें, रे ओ ए, ये रे ओ ए है और ये रे ओ बी है। जब दोनों को ऐसे मिलाया जाए तो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें। ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है इसके बाद, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अच्छा देखिए ए से एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल का ये भी है कि जब ए की तरह बना हो एंगल तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ये देखिए ये बना ना, मैंने एंगल का ये साइन बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ए बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक्यूट एंगल का ये उल्टा वाला हिस्सा ले लिया जाए, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसकी नेमिंग कर दें हम ओ ए बी, ठीक है, तो देखिए तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, अच्छा किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 360 डिग्री में से जो इंटीरियर एंगल बना है, इंटीरियर एंगल बना है एक्यूट एंगल, ये वाला, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं तो हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। 360 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे दो एंगल्स जिनका सम
90 डिग्री आए। कितना है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एंगल AOB और एंगल PQR को हम ऐड करें, AOB की वैल्यू है 60 डिग्री और PQR की वैल्यू है 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। तो ऐसे दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो कहेंगे कि देन एंगल AOB एंड एंगल PQR आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एंगल AOB और एंगल PQR को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। देखिए C फॉर कॉर्नर, एकदम क्लियर है। C फॉर कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक इसी तरह से है, वो भी थोड़ा सा बस अंतर है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? देखिए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, देन एंगल ABC एंड एंगल PQR आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखिए S फॉर स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो S फॉर स्ट्रेट मीन्स 180 डिग्री, यानी सम कितना होना चाहिए दो एंगल्स का? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर सम 180 डिग्री होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे दोनों एंगल्स को। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स if number 1 they have one common arm। ऐसे दो एंगल्स जिनका कम से कम नहीं एक कॉमन आर्म हो, ऐसे दो एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? और भी एक और कंडीशन है जो कि जरूरी, दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, और उनका वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, दे डोंट ओवरलैप, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई ना करें, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ना हो। ऐसे दो एंगल्स को क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे देखिए, ये एंगल ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक पॉइंट A, ये ले लिया AB, ये AC और ये AD। देखिए, ये एंगल और ये एंगल X और Y। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल। क्यों? देखिए, ये दोनों ही एंगल इस कॉमन आर्म AC पे बने हुए हैं और कॉमन वर्टेक्स A पे बने हुए हैं।
इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, क्या है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अच्छा, एक और बनाता हूं मैं ऐसे, देखिए। ठीक है, ए बी सी डी, क्या ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं? देखिए, आर्म तो कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, वर्टेक्स दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये एंगल्स नॉन एडजेसेंट हैं। क्या हैं ये नॉन एडजेसेंट हैं। ठीक है, अच्छा एक और बनाता हूं एग्जांपल, ये देखिएगा जरा, ये एंगल x और ये एंगल z, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? नहीं, ये भी नहीं है। देखिए क्यों, कॉमन आर्म तो है और वर्टेक्स भी कॉमन है, एक कॉमन आर्म भी है और एक वर्टेक्स भी कॉमन है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, z उसके ऊपर से चढ़ाई कर दे रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉन एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, और साथ ही ये भी हो कि वो दोनों एंगल्स आपस में ओवरलैप ना करें, तो ऐसे दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड लिस्ट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।